Good afternoon, everyone. Welcome to Biology Solutions with Suraj Prakash, and today's topic is another fascinating world of phylums, and the phylum is phylum Ctenophora. Ctenophora. Now, this phylum is also known as Cnidaria. Very important part. Why it is Cnidaria? सिंपल सी बात है, नाइडोब्लास्ट, अब इस फाइलम में नाइडोब्लास्ट में, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इनको एनाइडेरिया क्यों कहा जाता है। ये करेक्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि क्यों है एनाइडेरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि नाइडो एब्सेंट। क्लियर? ये तो बात क्लियर होगी। अब अगर देखा जाए, दिस फाइलम दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम जेलीज। कॉम जेलीज कहा जाता है, या इन्हें क्या कहा जाता है, सी वॉलनट्स। कॉम जेलीज भी या सी वॉलनट्स कहा जाता है। क्यों? पहले हम सी वॉलनट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अखरोट की तरह दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इसको वॉलनट, सी वॉलनट कहा जाता है। और अगर कॉम जेलीज की बात की जाए, बिकॉज दे पोजेस वेरी इंपॉर्टेंट structures present in these organisms, they are completes. They are completes, and these are 8 in number. These are 8 in number. और ये जो completes हैं, they possess large number of cilia. बहुत ज्यादा cilia होते हैं इसके पास, और यही क्या करते हैं, which help in, काम क्या कर रहे हैं, which हेल्प इन स्विमिंग। तो देखिए, ये एक करेक्टर जो है वो आपको याद रखना है, जो इसका पेक्यूलियर करेक्टर है। ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट। अब ये कॉम्प्लेट्स कैसे दिखाई देती हैं, चलिए थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं। अगर यहां पर मैं एक क्टीनोफोर ऑर्गेनिज्म ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं, राउंडेड स्ट्रक्चर है, कोनिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं। सो यहां पर हमने एक राउंडेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं प्लीरोब्रैकिया का। नाउ जैसे सी गूसबेरी भी कहा जाता है। अब यहां पर क्या है, लेट अस, कॉम जेलीज आपको कैसी दिखाई देती हैं, लेट अस सी हियर। ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, एंड देन यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स इस तरह की प्लेट्स जैसी दिखाई देगी। देखिए, प्लेट्स जैसी दिखाई देंगी, और ये जो प्लेट्स होंगी, मैंने पहले ही कह दिया, ये कितनी है, 8 इन नंबर। ओके, ये आपको 8 हम ड्रॉ करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो ये हमारी हो गई 8 कॉम, और इसके ऊपर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, बहुत ज्यादा इसके पास सीलिया होते हैं। सो ये जो रेड कलर मैं यूज कर रहा हूं, दिस इज फॉर सीलिया, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ, बड़े ज्यादा सीलिया होते हैं, और ये सीलिया क्या कर रहे हैं, इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ताकि डायग्रामेटिक, देखिए ये जो डायग्राम बनाने का एक ही मकसद है कि आप एकेडमिक्स में जब अपना करें, इस ऑर्गेनिज्म को बनाने की कोशिश करें, तो ये बन जाए। अब इसके साथ साथ यहीं तक रखते हैं, आगे फिर ड्रॉ करते हैं इसको। तो लेट अस लेबल दिस, ये हमारे पास कॉम्प्लेट्स है, तो इसी वजह से इसको कॉम जेलीज भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद
अब हम चलते हैं आगे। अब ये ऑर्गेनिजम्स होते कैसे हैं, इनका हैबिटेट कैसा है, वो बात कर लेते हैं। तो चलिए हेडिंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं, इट इज हैबिटेट। तो देखिए हैबिटेट कैसा है, मैरीन फॉर्म्स है ये, बिल्कुल क्लियर साफ बात है, ये मैरीन फॉर्म्स है। इसके साथ साथ ये पेलाजिक फॉर्म्स है, पेलाजिक फॉर्म्स है। अब वो पेलाजिक फॉर्म्स क्या होती हैं ये भी बात कर लेते हैं। ये सॉलिटरी रहते हैं, अकेले, और इसके साथ साथ ये फ्री स्विमिंग है। तो देखिए ये इसका हैबिटेट है एंड हैबिट है। इसके साथ हम एक और पॉइंट भी ले सकते हैं, हैबिट, वो भी इकट्ठा ही हो गया। अब देखो मैरीन तो हम जानते हैं, ओशनिक वाटर है, साल्ट वाटर है, लेकिन पेलाजिक फॉर्म्स क्या होती हैं? देखिए पेलाजिक फॉर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो ना ही किनारे पर रहते हैं और ना ही सी के बॉटम पे रहते हैं। दे इन द मिड जोन, वो तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं। तो वो ना ही बॉटम पे रहते हैं ना ही वो किनारे पर रहते हैं। दे डू नॉट लिव ऑन द शोर और एट द बॉटम, दे आर फ्री स्विमिंग फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स। सो दोज फॉर्म्स आर पेलाजिक फॉर्म्स एंड वी डू सॉलिटरी, अकेले रहते हैं, फ्री स्विमिंग। अब देखिए ये तो इसका हैबिट एंड हैबिटेट आ गया। अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करें तो हमने शुरू में ही कह दिया कि ये राउंडेड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, कोनिकल भी हो सकते हैं, तो अलग अलग है। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल ली है प्लूरोब्रैकिया की। अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे, अभी ये डायग्रामेटिक पार्ट पूरा नहीं हुआ है, जितना हुआ है उतना ही हमने दे दिया। अब इसके बाद आ जाता है इन ऑर्गेनिज्म का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस यानी ये चमकते हैं। चमकते क्यों हैं? क्योंकि दे एमिट लाइट। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं ये, विद द हेल्प ऑफ फोटोसाइट्स। इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं फोटोसाइट्स, और इनकी मदद से दे एमिट लाइट, चमकते हैं, जुगनू की तरह चमकते हैं, है ना। हम कई बार रात को जुगनू देखते हैं, वो चमकता है फिर बुझता है, लेकिन ये पानी में बहुत चमकदार दिखाई देते हैं, कॉम जेलीज। सो क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसाइट्स, क्योंकि हमने करेक्टर तक ही रखना है। देन इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास करेक्टर आ जाता है द जर्म लेयर्स। अब देखो इसके पास जर्म लेयर्स कितनी है। देखिए जब हम जर्म लेयर्स की बात करते हैं तो दे आर स्टिल डिप्लोब्लास्टिक ही हैं, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कहने का है कि आउटर एक्टोडर्म। देखिए बार बार लिखना और हर लेक्चर में इसी पॉइंट को डिटेल में देने का मतलब यह है कि जितनी बार आप इसको सुनेंगे आपको उतना आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठती जाएगी, तो इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है। एंड इनर एंडोडर्म। तो देखिए यहां दो ही लेयर्स प्रेजेंट है, तीसरी लेयर यहां प्रेजेंट नहीं होती, जर्म लेयर, इसीलिए इसे डिप्लोब्लास्टिक लेयर कहा जाता है। क्लियर है? मुझे लगता है ये क्लियर होना भी चाहिए। अभी तक हमने ये तीसरा फाइलम करने जा रहे हैं। चौथी चीज जो यहां आती है, जर्म लेयर्स के बाद आ जाती है सिमेट्री। देखिए सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री कहा जाए ना तो इनकी रेडियल सिमेट्री होती है, मोस्टली रेडियल, लेकिन जब यहां लेकिन लग गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स, क्योंकि इसकी लेटरल साइड से ना टेंटिकल्स निकलती है, दो टेंटिकल्स निकलती हैं एबोरल एंड से, क्योंकि ये इसका एबोरल एंड है, यहां से निकलेंगी, माउथ नीचे होता है। सो अल्टीमेटली क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स दे शो बाइरेडियल सिमेट्री। सो बट शो बाइरेडियल सिमेट्री, तो ये बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाइरेडियल सिमेट्री
ड्यू टू, किसके कारण, ये जानना जरूरी है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स। अब वो टेंटिकल्स कहाँ है ये भी देखना जरूरी है। चलिए हम टेंटिकल्स को देख लेते हैं कहाँ से निकलती हैं। अगर टेंटिकल्स हमारी कुछ यहां से, मैं थोड़ी सी डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आई होप आपको विजिबल होगा ये सारी चीजें। और यहां से हमारी क्या निकलती हैं, टेंटिकल्स। हम टेंटिकल्स निकाल लेते हैं। ये हमारी टेंटिकल्स निकल गई, देखिए ये डायक्रोमेटिक पार्ट मेरी आदत है कि अच्छा होना चाहिए। और इसी तरह से यहाँ लेटरली यहाँ से भी निकल रही है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ भी इसके पास बहुत सारे आपको यहाँ सीलिया मिलेंगे, बहुत सारे सीलिया इसके ऊपर होते हैं। सो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए सीलिया ऑन दीज टेंटिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसकी एक स्पेशलाइज चीज़ भी है जो हम आगे, इसके पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स भी होते हैं जिसकी हम बात करेंगे अभी। ये सारे इसके सीलिया हैं। तो चलिए इसको लेबल भी कर देते हैं। अब हमारे पास ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। एंड इफ वी सी हियर दीज आर टेंटिकल्स। और इसी टेंटिकल्स की वजह से ये दे शो बाय रेडियल सिमेट्री, पर मोस्टली रेडियल ही होते हैं। अंडरस्टूड? क्योंकि टेंटिकल्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। आगे हम 2 क्लासेस है इसकी, उसमें हम देख लेंगे। तो जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको आई होप ये पॉइंट समझ आ गए हैं। नाउ जर्म लेयर्स होगी, सिमेट्री होगी। नाउ लेट अस मूव टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, चलिए देखते हैं। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, देखिए ये भी समझने की जरूरत है। सेम एज नाइडेरियंस, देखिए बहुत सारे कैरेक्टर्स इनके सिमिलर हैं। सो इट इज कौन सी हो सकती है, हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है, इट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो रिमेंबर, जितने ज़्यादा अब हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक हमने सेलुलर लेवल भी देखा है और टिश्यू लेवल भी देखा है, यही 2 देखे हैं। तो यहाँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ आफ्टर दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आ जाता है हमारा द अपेंडेजेस। देखिए अपेंडेजेस क्या है, क्योंकि मैं इसलिए ये पॉइंट्स पहले ले रहा हूँ क्योंकि जो हमने ड्रॉ किया है, अगर देखा जाए तो अपेंडेजेस मोस्टली इसमें एब्सेंट होते हैं, दे आर एब्सेंट, कोई अपेंडेजेस नहीं होते। लेकिन टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। तो ये भी बेसिकली कुछ काम तो करते हैं। तो इसीलिए ये लिखना भी जरूरी है कि टेंटिकल्स होते हैं और यहाँ हमें दिखाई भी दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में फुली दिखाई दे रहा है। देन अपेंडेजेस के बाद आ जाता है हमारे पास सिफिलाइजेशन। देखिए सिफिलाइजेशन क्या होती है, इसकी सेगमेंटेशन है, क्या बॉडी डिविजिबल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो सिफिलाइजेशन भी क्या है, एब्सेंट है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये पॉइंट्स में कुछ ना कुछ हमें लिखना ही पड़ेगा। बॉडी इज डिविजिबल इन 2 फॉलोइंग एंड सच पार्ट्स, तो ये लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बॉडी लेयर्स। अब देखिए अब आ गई बात हमारी, बॉडी वॉल की बात कर लो या बॉडी लेयर्स की बात कर लो। तो देखिए 2 लेयर्स हैं इसमें, 3 लेयर्स हैं, अगर कहा जाए तो 3 लेयर्स हैं। वो कौन सी 3 लेयर्स हैं? पहली आउटर एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस है। मिडल ऐसे ले लेते हैं, मीजोग्लोया है।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और इनर गैस्ट्रोडर्मिस है। तो देखा जाए तो यहां आपको 3 लेयर्स दिखाई दे रही है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, कई बुक्स में ऐसा भी लिखा है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, वो 2 लेयर्स कौन सी हैं? पहली आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस, एंड इन बिटवीन द टू देयर इज अ स्पेस ऑफ ए लेयर दैट इज मिडल मीसोग्लोया लेयर। हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद आगे कि इसमें अब जैसे हमने 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 बेसिकली नाइडेरिया में भी सेल टाइप्स की थी, तो यहां पर भी बहुत सारी सेल टाइप्स होती हैं, बहुत सारे सेल्स पड़े हैं। तो अब हम कलेक्टिवली लिख देंगे, सेपरेट लिखने का कोई हमें कोई स्ट्रक्चर, तो इसका कोई मॉर्फोलॉजी तो हमने इसकी पढ़नी नहीं है, हमने करेक्टर्स ही पढ़ने हैं। तो बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या है, देखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्मूथ मसल लेयर है इसके पास, स्मूथ मसल लेयर है। इसके पास म्यूकस सेल्स है, देखिए म्यूकस सेल्स है। इसके पास सेंसरी सेल्स भी हैं। क्यों है आगे पता चल जाएगा। नर्व सेल्स है, ठीक है, डाइजेस्टिव सेल्स है, बिल्कुल उसके तरह, नाइडेरिया की तरह। एंड अब एक फाइनल जो चीज मैं लिखना चाहता हूं वो क्या है, स्पेशलाइज्ड एडहेसिव सेल्स, स्पेशलाइज्ड एडहेसिव सेल्स। और ये एडहेसिव सेल्स क्या है, नोन एज, इन्हें हम कहते हैं लासो सेल्स, और दे आर नोन एज कोलोब्लास्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो स्पेशलाइज्ड एडहेसिव सेल्स, एडहेसिव सेल्स क्या मतलब हुआ, एडहेसिव सेल्स का मतलब है फूड कैप्चरिंग में मदद करते हैं। समझ आई मेरी बात, फूड कैप्चरिंग में मदद करते हैं। तो अल्टीमेटली इन एडहेसिव सेल्स का काम क्या है, कोलोब्लास्ट का, कि वो क्या करते हैं, वो होते कहां हैं, दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल लेयर ऑफ टेंटिकल्स। जो टेंटिकल्स हैं ये जो दिखाई दे, इसकी जो एपिडर्मिस लेयर होगी वहां पर आपको स्पेशलाइज्ड एडहेसिव सेल्स होंगे, और जो भी फूड पार्टिकल्स, कार्निवोरस है तो ये उसको पकड़ लेगा, चिपक जाएगा उसके साथ। सो अल्टीमेटली दे हेल्प इन फूड कैप्चरिंग, न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं। सो ये भी ध्यान रखना है। चलिए इसका फंक्शन भी यहां लिख देते हैं, फूड कैप्चरिंग। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया। ये कुछ पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, क्योंकि हमने कुछ पॉइंट्स तो पहले ही कह दिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। देखिए अभी तक आपने इनकम्प्लीट ही पढ़ा था, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम अब एडवांस हो चुका है। एडवांस क्यों हो चुका है, मैंने अभी कह दिया कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, देखो कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट, अब ये भी तो जानना जरूरी है, कंप्लीट क्यों है। क्योंकि कंप्लीट इसलिए है क्योंकि इसके पास ओरल एंड पे माउथ है, एट ओरल एंड, क्योंकि ओरल एंड वही होगा जहां पर माउथ होगा, एंड एनल पोर्स एट एब ओरल एंड। तो यहां देखिए एक चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब वो क्लियर क्या हो गई कि माउथ भी आ गया और यहां पर एनल पोर्स भी आ गए। 2 पोर्स होते हैं इसके बिल्कुल एब ओरल एंड पर, यहां पर ऊपर। सो 2 पोर्स दिखाई देंगे आपको। अब इसके बाद अब डाइजेशन कैसी है, डाइजेशन देखिए इंट्रासेलुलर भी है, यानी सेल के अंदर भी होती है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, सेल के बाहर भी होती है।
तो दोनों तरह की यहाँ डाइजेशन पाई जाती है, दोनों तरह की, बिल्कुल नाइडेरियंस की तरह। लेकिन सिर्फ उसमें और इसमें यही फर्क है कि उनका तो ब्लाइंड सेक प्लान था, इनकम्प्लीट है, यहाँ आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं, जैसे अब कुछ सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, skeletal system, there is circulatory system and excretory system। देखिए ये मैं इकट्ठा ही कर रहा हूं इसको खत्म। सिस्टम आर एब्सेंट, ये सारे एब्सेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो कोई प्रॉपर इसका वो नहीं है, जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी से सारी चीज़ें होती हैं। सो सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी, स्केलेटल, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट, क्योंकि हमें एकेडमिक्स का भी ध्यान देना है। तो इसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं आ सकता, अगर देखा जाए तो क्या क्वेश्चन आएगा ना। सो जनरल सरफेस से हो जाता है, क्योंकि मैरीन है तो वाटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो ऐसा ही चलता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब जो बात करने वाली है वो है सेंसरी स्ट्रक्चर्स की। अब इसमें कौन सा सेंसरी स्ट्रक्चर है या सेंसरी सेल्स है? देखो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नाइडेरियंस की तरह, क्योंकि वहां तो ऑसिलाई भी थे, लेकिन यहां आपको क्या है, यहां आपको मिलते हैं स्टेटोसिस्ट, केवल और केवल स्टेटोसिस्ट मिल रहा है। और स्टेटोसिस्ट का मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, इसका काम है बैलेंसिंग का, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग कह लो या इक्विलिब्रियम कह लो, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, या इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो स्टेटोसिस्ट्स आर प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम कैसा है? चलिए नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम कैसा है? सिंपल एंड डिफ्यूज्ड। सिंपल आप इतना लिख दें तो आई थिंक वो बहुत एनफ होगा। आप सिंपली लिख दीजिए सिंपल एंड डिफ्यूज्ड, क्योंकि अगर हमें मार्क्स लेने हैं तो मैं एकेडमिक और दोनों की बात करूंगा, नीट को भी लेकर ही मैं उसी चीज को लेकर हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ताकि कोई बेसिक कॉन्सेप्ट ना रहे। एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, और भी बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। सिंपल एंड डिफ्यूज्ड है। अब डिफ्यूज्ड क्या होता है, अगर हम इस मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम कौन सा होगा। देखिए डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम किस तरह से होता है कि एक तो यहाँ सीएनएस तो है ही नहीं है, तो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम का कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, दे आर स्प्रेड आउट इन द एपिडर्मल लेयर। तो लेट मी राइट हियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। डिफ्यूज का मतलब क्या है? द नर्व सेल्स आर स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट इन द एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल लेयर, या ऐसा कह सकते हैं और होल बॉडी। इकट्ठे नहीं होते, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। जिससे ये बेसिकली करते क्या है, दे बेसिकली कैच अप द स्टिमुलस। किसी भी तरह की सेंसरी अगर स्टिमुलेशन होता है या किसी भी सेंसरी टच को इन्होंने महसूस करना है, तो वो जो फीलिंग है, वो जो स्टिमुलेशन है, वो कहाँ से होती है? इसी डिफ्यूज्ड नर्व नेट से होती है। इसे हम डिफ्यूज्ड नर्व नेट भी बोलते हैं, या डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम से होती है। और वो कैसे होती है कि पूरी बॉडी में ये नर्व सेल्स जो हैं पूरी तरह से फैल गए होते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की सेंसेशन, एनी मूवमेंट इन द वाटर इज टेकन इन, अंडरस्टूड। तो वो ले लेते हैं मूवमेंट को, पकड़ लेते हैं, जल्दी से जल्दी पकड़ लेते हैं, और उससे क्या है, इनकी जो भी इनका न्यूट्रिशन है, किसी तरह की भी अगर इनकी बॉडी को कोई भी स्टिमुलेशन होती है तो उसका रिस्पॉन्स देने में आसानी हो जाती है। तो ये चीज एक समझने की जरूरत है कि डिफ्यूज्ड क्या होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा
कि इसकी अगर हम सेक्सेस बात करें, सो दे आर यूनाइटेड है, यानी कहने का मतलब है मोनोएशियस हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोनोएशियस इन नेचर, मोनोएशियस हैं। और ये क्या शो करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ अब फर्टिलाइजेशन अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन कैसी है, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं फिर करते हैं इसको, क्योंकि अभी तक हमने सारी हेडिंग से ही काम किया है। रिप्रोडक्शन कैसी है, देखो रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल। याद रखिएगा आप ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और आते भी हैं। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब मैं यहां लिख रहा हूं कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये समझ जाना चाहिए कि क्या इसमें एसेक्सुअल होगी? नहीं, इट इज टोटली एब्सेंट। फिर भी मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, एसेक्सुअल इज टोटली एब्सेंट, बड़ी बार गलती कर देते हैं, एब्सेंट है। तो ये पॉइंट एक और बड़ा, और एक चीज और बता दूं, हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी रीजनरेशन पावर इनकी बड़ी अच्छी है। तो ये भी पॉइंट अच्छा है कि रीजनरेशन पावर इज हाई, नोट डाउन दिस पॉइंट, अंडरस्टूड। एसेक्सुअल नहीं है तब भी रीजनरेशन अच्छी है, आमतौर पे यही होता है ना, या फिशन हो गया, सो इस तरह से क्या इस तरह से रीजनरेशन पावर होती है। लेकिन यहां पर क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना होने के बावजूद इनकी जो रीजनरेशन पावर है वो बहुत ज्यादा है, तो ये इनकी एक पेक्यूलियर फीचर भी है। इसके बाद अब फर्टिलाइजेशन कैसी है, फर्टिलाइजेशन को भी नोट डाउन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इट इज फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होती है, द गैमीट्स आर शेड इनटू द वाटर, सो एक्सटर्नल है। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट है। यहां एक लार्वल फॉर्म है, लेट अस राइट डाउन, लेट अस इरेज, और ऊपर जो भी फाइनल टच है वो दे दें। देखिए डेवलपमेंट जो है इसकी, डेवलपमेंट जैसा कि मैंने कहा एक लार्वल फॉर्म है, और लार्वल फॉर्म कौन सी है, इट इज सिडिपिड लार्वा। सिडिपिड लार्वा इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट कैसी होगी, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो मैंने पहले भी कहा है, इनडायरेक्ट मतलब द लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। तो ये these are some of the very very important points of characters of phylum Ctenophora, Phora और Anidaria। अब आ जाती हैं क्लासेस। अब हल्की फुल्की क्लासेस के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ दो ही क्लासेस हैं यहाँ, दो ही क्लासेस हैं। नंबर वन इज टेंटाक्युलेटा एंड सेकेंड वन इज न्यूडा। दो ही क्लासेस हैं। और जब टेंटाकुलेटा की बात कर रहे हैं तो आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि टेंटाकुलेटा मतलब क्या है। टेंटाकुलेटा का मतलब है टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, सिंपल, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। और जब हम न्यूडा की बात करते हैं, सिंपल, टेंटिकल्स आर एब्सेंट, न्यूडा मीन्स नथिंग, सो टेंटिकल्स आर एब्सेंट, सिंगल करेक्टर है। और एग्जाम्पल क्या होगी जो हमने अभी ड्रॉ किया, इट इज प्लूरोब्रैकिया which is also known as sea gooseberry. Another very good example is Ctenoplana.
Phylloplana. Then here, simple organism without tentacles, बेरोई. तो ये एक एक एग्जाम्पल जो है वो याद रखना जरूरी है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ फाइलम टेनोफोरा. और याद रखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक का आपको मॉर्फोलॉजी पता हो या स्ट्रक्चर पता हो. अंडरस्टूड माय पॉइंट? अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को लेकर आपने सिर्फ इसको अपने माइंड में रखना है और अल्टीमेटली इसी के ऊपर सारे कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर देना है. इसलिए हर एक फाइलम में मैं एक डायग्राम जरूर बना रहा हूँ और खुद बना रहा हूँ, बनाता ही हूँ. और इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप अकेडमिक्स में भी इसको बना सकें, आसानी से बना सकें. अंडरस्टूड? इसीलिए मिटाता भी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि ना ही मिटाई जाए ताकि आप इसको ड्रॉ कर सकें. आई होप आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.